नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही कुछ ही देर में रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे और आईएफपी के आंकड़े आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे और आपको आंकड़ों के बारे में समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वक्त क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट का माहौल बना है और 3% तक कच्चे तेल के दाम गिरे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्रूड में इतनी तेज़ गिरावट क्यों और क्या ये गिरावट आगे बढ़ेगी। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ मितेश पटेल हैं। मितेश जी, आपका भी स्वागत है। तो बीरेन जी, पहले तो आप बताएं क्रूड में सर क्या हो रहा है और क्या कच्चा तेल अभी और नीचे आएगा? फिलहाल डाउन साइड दिख रहा है, खास करके जो 2 दिन से बात चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच कोई टेंटेटिव ऑयल डील की, तो उस डील अगर होता है तो रोजाना 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन ईरान से आएगा। तो ये एक काफी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है और बेरिश डेवलपमेंट है। साथ ही चाइना का जो लास्ट वीक का डेटा था, डिप्रेशन काफी गहरा है, -5% तक PMI चला गया। ऐसा लग रहा है कि सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में से लेके गैस तक सभी मार्केट में मंदी है और भी शायद जारी रहेगी। अच्छा अनुज जी, आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्रूड में? 5665 का लेवल है MCX पर कच्चे तेल में। मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, तो 2 दिनों में काफी करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है और जिस तरीके से ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया था लास्ट टाइम पे, तो वो भी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है। तो यहाँ ने प्रोडक्शन कट किया था लास्ट टाइम पे, तो वो भी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है। तो यहाँ पर मैं एक रेंज में मार्केट ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो एक रेंज का ट्रेड देना चाहूंगा कि अगर 5600 के आसपास मिले तो खरीदारी करें। 5500 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर 5800 तक, और अगर 5800 तक रेट जाते हैं तो वहां पर अगेन बिग वाली का ट्रेड बना सकते हैं। वहां पर 5900 का स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट नीचे अगेन 5600 तक। तो 5600 से लेकर 5800 के बीच मुझे लगता है कि मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। इस रेंज में स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर, ठीक है। अब जरा गोल्ड पर बताइए, क्योंकि गोल्ड में भी हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ ये हफ्ता महत्वपूर्ण है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, फेड की मीटिंग भी है। उससे पहले गोल्ड बड़ा रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस बीच मेटल फोकस का अनुमान है कि 2023 में गोल्ड के दाम एवरेज प्राइस कम रहेंगे करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले। $1890 का एवरेज प्राइस बताया है और ये भी कहा है कि इस बार डिमांड करीब करीब 9% घट सकती है गोल्ड की। तो आप बताइए क्या किया जाए गोल्ड में, बीरेन जी? देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव जो है वो मुझे लगता है कि एक रेंज में रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने पिछले 1 महीने में एक रेंज में मोमेंटम देखा, तो उससे लग रहा है कि रेंज। बट मेरा मानना है कि गोल्ड आपको दिवाली तक अगेन एक पॉजिटिव ट्रेंड में आता हुआ दिखाई देगा और मुझे लग रहा है कि 2100 से लेकर 2150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा टारगेट था 62-63 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि दिवाली तक आपको 62,000-63,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि FOMC की मीटिंग है और महंगाई के आंकड़े आने, तो डेफिनेटली वो भी मुझे लगता है कि सपोर्टिव पॉइंट रह सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो $1940 काफी अच्छा सपोर्ट है। MCX में देखें तो करीबन 59,600 के आसपास मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। 59,350 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 60,100 60,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इंटरनेशनली $1975 $1980 तक के लेवल आ सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ ज्यादा मोमेंटम है नहीं। तो अगर सपोर्ट के आसपास मिले तो वहां पर ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन इस बीच महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं और रिटेल महंगाई में गिरावट आई है। मई के महीने में 4.25%, ये आंकड़ा रिटेल महंगाई का आंकड़ा है, 4.25% का, और ये 20 महीने में सबसे कम ये आंकड़ा आया है महंगाई का। तो महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। और अप्रैल में 4.70 था ये आंकड़ा रिटेल महंगाई का, जो अब घट के 4.25% पर आया है। तो महंगाई में गिरावट आई है, महंगाई घटी है, महंगाई कम हुई है और 20 महीने में महंगाई का ये आंकड़ा सबसे कम है, मतलब 20 महीने के निचले स्तर पर है महंगाई का आंकड़ा। तो महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर,
7% से घटकर 4.25% पर महंगाई का आंकड़ा आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वृंदा जागीरदार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये जो आंकड़े मई महीने के आए हैं 4.25, इस पर आपका पहला कमेंट क्या होगा? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। और लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि देखिए आप जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड अगर देखें, सीपीआई इन्फ्लेशन का ट्रेंड, तो लास्ट 3 मंथ से तो ये गिर ही रहा है, लेकिन इस बार काफी तेजी से गिरा है। एक्सपेक्टेशन ये था कि 4.2 या 4.5 तक होगा, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होगा, इतना तो था ही एक्सपेक्टेशन। तो 4.7 अप्रैल में और 4.25 मई में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मुझे लगता है कि इसके कारण क्या होंगे, मतलब मुझे लगता है कि इसके फूड प्राइस, क्योंकि हम फूड प्राइसेस में सॉफ्टनिंग देख रहे हैं, तो शायद इसी के कारण ये 4.25, तो ये तो बहुत ही अच्छी, डबली अच्छी बात है। और एक और खुशी की बात यह है कि जो क्रूड में जो बढ़ावट पहले हो रहा था, बढ़ रहे थे प्राइस, अभी नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्रूड पर भी घटा ही, जैसे आपने दिखाया, तो इसलिए लगता है कि ये सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा मैम, फिर इससे आगे अभी आपको ये आंकड़ा कैसा लग रहा है? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जून के महीने के लिए जब आंकड़े आएंगे, क्या उसमें हम और गिरावट देखेंगे? ये और गिरावट तो नहीं देखेंगे, लेकिन अराउंड 4.5 तक स्टेबल रहेगा। और क्योंकि देखिए आरबीआई ने जो नंबर पुट आउट किया है, प्रोजेक्शन किया है Q1 का, यानी अप्रैल से जून, इस तिमाही का 4.6 कहा है आरबीआई ने, तो यानी इट भी उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जो अभी इन्फ्लेशन का नंबर आएगा वो भी 4.5 के आसपास ही रहेगा। और मेनली लाइक आई सेड कि दो चीजें, एक तो क्रूड फूड प्राइसेस कम हुई हैं, और जो कोर इन्फ्लेशन है, फूड एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी इस बार कम हुआ है। अच्छा, तो इसलिए लगता है कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अच्छा, ये जो एल नीनो की बात हो रही है बार बार मैम, और यूएस की एजेंसी ने तो कह दिया कि एल नीनो आ भी चुका है, तो इसका कोई इम्पैक्ट आगे आप देख रही हैं महंगाई के आंकड़ों पर? ये हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इस बार मॉनसून की क्या स्थिति होगी, और साथ में अगर एल नीनो भी आ जाता है तो इसका इफेक्ट अगर एग्रीकल्चर पे नेगेटिव होता है, यानी अगर मॉनसून डिले हो जाते हैं, या इसकी जो बोलते हैं ना स्प्रेड, एक तो टाइम से आना चाहिए और ऊपर से स्प्रेड सारी जगह, सारी देश में स्प्रेड होना चाहिए, तो स्पेशियल एंड टेम्पोरल मॉनसून जो कहते हैं, तो अगर इसमें कुछ बैलेंस नहीं रहा और इसका अगर नेगेटिव इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ा, तब तो हाँ, ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अच्छा, ये जो महंगाई में गिरावट का ट्रेंड अभी हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से, ऐसे में ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का रुख आपको आगे क्या दिखता है? लगातार दूसरी बार आरबीआई ने पॉज बटन दबाया है, आगे क्या कुछ कमी की गुंजाइश आपको दिख रही है जल्द? देखिए आरबीआई नॉट ओनली डोमेस्टिक सिचुएशन, लेकिन इंटरनेशनल सिचुएशन से भी प्रभावित है। तो एक तो हाँ, हम जो हमारे जो जीडीपी के नंबर्स है, तो ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और अनुमान से ज्यादा 7.2 हुआ है % लास्ट ईयर का, और अभी जो आएगा, जो फर्दर आ रहा है, तो जीडीपी की तरफ से तो काफी निश्चिंत हो गए हैं आरबीआई। लेकिन जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, इन्फ्लेशन घट तो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अभी बिल्कुल स्टेडी ट्रेंड पे नीचे ही चला जाएगा, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटीज बहुत हैं अभी तक देश में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इन ग्लोबल सिचुएशन है, यूक्रेन की जो वॉर, यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, और अगर ये और स्थिति और खराब हो जाए तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पे फर्क इम्पैक्ट होगा, और ग्लोबल फूड सिचुएशन पे भी इम्पैक्ट होगा, तो उससे सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसलिए आरबीआई अभी थोड़े महीने अभी आरबीआई पॉज मोड पर ही रहेगी, और सिर्फ आरबीआई ही नहीं, दुनिया भर में अबाउट 140 कंट्रीज हैं जो अभी पॉज मोड में चले गए हैं, सेंट्रल बैंक इन्होंने पॉज कर लिया है। तो अभी सब लोग यही देख रहे हैं कि किस तरफ ट्रेंड चेंज होगा। अगर स्थिति थोड़ी स्टेडी हो जाती है, और जो हम सोच रहे हैं कि एल नीनो की स्थिति या कोई वॉर की स्थिति, या कोई इसमें कुछ मतलब इफ इट डजंट गेट वर्स, तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव भी होगा, और इसको लेके आरबीआई फिर कुछ कर सकती है। लेकिन
और अभी स्टांस भी नहीं चेंज करेगी आरबीआई, क्योंकि अगर स्टांस चेंज किया तो इसका मतलब है कि हम अभी घटाने वाले हैं, लेकिन घटाने की स्थिति तक अभी पहुंचे नहीं। ओके, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, आईपी के आंकड़े बढ़कर आए हैं 4.2% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अच्छा, आईआईपी आ गया है, ओके ठीक है, हाँ 4.3। तो आईआईपी देखिए वो काफी स्टेबल है। जो सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो काफी स्टेबल हो गई, चाहे वो ट्रेड मूवमेंट हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे तो पीएमआई जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 57 हो गई है, और जो सर्विसेज पीएमआई है 62, यानी सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों में ट्रैक्शन बहुत है और ये इकोनॉमी को आगे ले जाएगी। तो आईआईपी तो इससे सुधार के ही लक्षण दिख रहे हैं। अप्रैल का आईआईपी नंबर 4.2 डेफिनेटली एनकरेजिंग है, और दोनों ही नंबर जो आज आए हैं दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे लगता है स्थिति यहाँ से सिर्फ इम्प्रूव ही होगी। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया वृंदा मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, महंगाई और आईपी के आंकड़ों पर डिटेल में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बीरेन जी मैं आपसे सिल्वर के ऊपर लेना चाहूँगा सर, चांदी पर आपका नया आउटलुक क्या है, और क्या चांदी में इस वक्त इस प्राइस पर ट्रेड लेना फायदे का सौदा होगा क्या? काफी सारे डेटा आने वाले हैं। कल SPI आएगा, उसके बाद PPI है, फिर 15 जून PBOC चाइना बैंक का इंटरेस्ट डिसीजन है, फेड का डिसीजन बुधवार को है। तो फिलहाल मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। अगर थोड़ी क्लैरिटी आएगी डेटा में कल या परसों तो शायद कोई नया ट्रेड बन सकता है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी है चांदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब जीरे की, और जीरे में आज तूफानी तेजी आई है, 4% का ऊपरी सर्किट जीरे में लगा है, और जुलाई का वायदा 49,000 के ऊपर चला गया है, ज़बरदस्त तेज़ी, और 49,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। हमारे साथ मितेश पटेल हैं, जीरा एक्सपोर्टर हैं, इस पर बात करने के लिए। मितेश जी, 49,000 के ऊपर तो आप लेकर चले गए हैं, क्या इसके बाद मार्केट रुकेगा या आपकी तैयारी कुछ और है? सर 624 तक जीरा लगता है, ये फंडामेंटल का रेट के हिसाब से मैं गिनता हूँ। बाकी मैं कोई एनसीडीएक्स का ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं हाजिर की बाजार देखता हूँ। पर जो पिछले हफ्ते में 10 दिनों में जो बाजार इंटरनेशनल क्रॉप अच्छे है उसकी वजह से जो दबाई गई थी, आज सभी इंटरनेशनल क्रॉप जो लेवल से खुले थे 4,800 4,900 पे खुले थे, वो सभी का रेट 5,500 से 6,000 हो गया। अच्छा, तो जो डिस्काउंटेड प्राइस था वो सब ऊपर आ गए, उसकी वजह से इंडिया में भी उसकी मूवमेंट अपने को देखने को मिल रही है। सर तो आप कह रहे हैं मार्केट दबाया गया था, इस मार्केट को दबा भी दिया गया मतलब आप लोगों के रहते? सर लोगों ने वहाँ पे जो सीरिया है या अफगानिस्तान है वहाँ पे क्रॉप का एक हाउ लगाया गया था कि 25,000 टन आएगा, 30,000 टन आएगा। अच्छा, मैंने जी बिजनेस में इसके पहले वाले आपके साथ में डिस्कशन में बोला था कि इतनी बड़ी क्रॉप नहीं आने वाली है, 20,000 टन सीरिया, 20,000 से ज्यादा सीरिया नहीं आएगा, 10,000 टन से ज्यादा अफगानिस्तान नहीं आएगा। अच्छा, तो सर जो वहाँ पे जो उसका गुब्बारा बनाया गया था उसकी वजह से मार्केट में गुब्बारा तो सर आप लोगों के बारे में बताते हैं कि आप लोग गुब्बारा बना रहे हैं तेजी का। सर आप देख लीजिए फंडामेंटल के पीछे चल रहा है, अगर इतनी बाजार में तेजी चल रही है तो मार्केट में सेलिंग क्यों नहीं आ रही है? नहीं, सेलिंग आई, अगर सेलिंग आती है तो नहीं, सेलिंग भी तो आती है ना। मान लीजिए आप फ्राइडे को देखिए बढ़ के फिर मार्केट 1,000 रुपए नीचे आ गया, तो फ्राइडे को क्या हुआ था? मैं आपको एक सीधा कैलकुलेशन बताता हूँ। 90,000 टन का इंडिया के पास में एक एस्टिमेटेड स्टॉक है, और इंडिया का डिमांड लोकल डोमेस्टिक इंडिया का डिमांड 90,000 टन का है। तो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। एक्सपोर्ट की डिमांड कुछ भी आती है तो वहाँ पे मार्केट को मूवमेंट देना ही पड़ेगा सर। अच्छा, 62,400 पर ले जाकर आप मान जाएंगे या उसके बाद भी कुछ होगा इसमें? वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का गैप क्या रहता है वो देखना पड़ेगा। वो सप्लाई तो रहेगी नहीं, सप्लाई तो अभी जितनी थी उतनी ही है ना, अभी तो नई क्रॉप आने में बहुत वक्त लगेगा। डेफिनेटली अगर सप्लाई नहीं रहेगी तो मार्केट तो ऊपर ही जाना है सर। लेकिन अभी आप 62 से ऊपर नहीं बोल रहे हैं, 62,400 से ऊपर। 624 का मार्क लेवल अपना एक लकी नंबर है, वो टच करेगा ऐसा लगता है। अच्छा, आपका लकी नंबर है ये, कमाल है। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या इस पे होगा। बहुत शुक्रिया मितेश जी आपका जुड़ने के लिए, जीरे पर बात करने के लिए। बीरेन जी, जीरे में तो तेजी रही लेकिन ग्वार में बड़ी गिरावट आ गई सर, कल भी तेज गिरा, आज भी तेज गिरा। मतलब ये गिर रहा है या गिराया जा रहा है, आपको क्या लगता है ग्वार में?
स्पेशली गवार गम काफी गिर रहा है, आज ऑलमोस्ट 5.5% कमजोर था। और गम की जो मंदी है वो ज्यादा इंटेंस दिख रही है। तो मुझे भी ये गिरावट समझ नहीं आ रही, बट मे भी कि चाइना की डिमांड बेहद कम होगी, क्योंकि वहाँ डिफ्लेशन पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल चीजों में है। और खास तो क्रूड में जो ओपेक के लगातार प्रयास के बावजूद भी क्रूड निरंतर गिर रहा है, उसकी भी थोड़ी डिमांड साइड की असर होगी। तो ये राय आपकी हो रही है ग्वार पे। अनुज जी, आपका क्या व्यू ग्वार पे सर? देखिए, ग्वार में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली डाउन साइड दिख रहा है। कल भी हमने गिरावट देखी और आज भी अब एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी फिलहाल और भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे तो सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। 5200 के आसपास मिले तो बिकवाली करें, 5310 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 5000 तक देखने को मिल सकता है। और ग्वार का मुझे लग रहा है कि एक बार नीचे 9800 के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल सेलिंग प्रेशर दोनों में ही है और ये अभी और देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा बीरेन जी, मेटल मार्केट में अभी आपको क्या रुझान दिख रहा है ओवरऑल फंडामेंटली, और आज अगर किसी को ट्रेड लेना हो बेस मेटल्स में तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? यहाँ एल्यूमिनियम थोड़ा कमजोर पड़ गया है, क्योंकि रशिया से सप्लाई एलएमए में काफी जा रहा है। चाइना में यूरान में जो रुकावट थी बिकॉज ऑफ हीट वेव, वो भी थोड़ा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ में एल्यूमिनियम में 205 के आसपास सेल प्रीफर करूंगा। 208 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हम 200 या 198 तक का रख सकते हैं। इसकी 4 से 6 दिन की वैलिडिटी रहेगी। ओके, चलिए आप शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है गौरव मित्तल का, पूछिए मित्तल साहब। मित्तल साहब आप सुन रहे हैं? अच्छा, लगता है उनसे हमारा संपर्क। पवन है नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मैं वीरेंद्र वकील जी से ये पूछना चाहता हूँ। मैंने 5-7 बार पहले इनसे पूछा था, तो इन्होंने बोला था भाई हर बार ये क्वेश्चन आ जाता है। धनिया का भी जानना चाहता हूँ सर। इन्होंने बोला था जून जुलाई में 8,000 हो जाए। तो अभी इन्होंने क्या आपका व्यू चेंज किया है या फिर उसी पे खड़े हैं अभी तक? धनिया पे, अच्छा बताइए वीरेंद्र जी। 3 वीक से यही भाव है 6000 का। डेट स्टडी रेशनिंग बाजार जो होता है ना, उसी तरह का स्टेबल बाजार है इसमें। अच्छा, ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कोरिएंडर पे। नेक्स्ट, अच्छा अनुज जी, आप जरा हमें ये बताइए कि आज के लिए क्रूड में अगर इंट्राडे में ट्रेड लेना हो, क्योंकि तेज गिरावट तो है ही, इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड है क्या कच्चे तेल में आपके पास? देखिए, क्रूड में 5600 के आसपास खरीदारी का ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और एक बाउंस बैक आ सकता है। तो 5600 के आसपास खरीदारी करें, 5500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर 5750 5800 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, और अगर 5800 के आसपास मिले तो वहां पर फिर बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल में कि अभी इस वक्त आपको क्रूड में करना क्या है। वीरेंद्र जी, नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? यहाँ भी थोड़ी कमजोरी है, बट शायद काफी ओवरसोल्ड होने के कारण शायद बाउंस दे सकता है। बट इसके यूरोप के गैस के फंडामेंटल काफी कमजोर है। तो यहाँ भी शायद रुझान 175 178 यहाँ से 10-12 रुपये का डाउनसाइड ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर रजत हैं, नैनीताल से जोड़ रहे हैं, पूछिए रजत। पोजीशनली क्रूड बाय करने का सही लेवल कौन सा हो? पोजिशनली आपको क्रूड बाय करना है वीरेंद्र जी। पोजिशनली अगर क्रूड बाय करना हो तो किस लेवल पे करें? मुझे फंडामेंटली इसमें बाय साइड में कोई लेवल फिलहाल दिख नहीं रहा है। मैं सेल साइड पे ज्यादा प्रेफर करूंगा इसको। अच्छा, क्या पूरी स्ट्रेटेजी क्या होगी सर सेल पे? 5830 के आसपास सेल, 6010 का स्टॉप लॉस और 5550 के आसपास। ओके, ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होगी। इस पर आप नज़र रखिए कि कैसे आपको क्रूड में आगे की प्लानिंग करनी है, कैसे आपको ट्रेड लेना है। 5667 ये MCX पर कच्चे तेल का ताजा भाव है। 157 रुपये इस वक्त नीचे है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि गेहूं, सरकार दो महत्वपूर्ण खबर गेहूं को लेकर। एक तो गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और होलसेलर के लिए 3000 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है। रिटेलर के लिए 10 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है। 28 जून से
ओपन मार्केट सेल के जरिए गेहूं की बिक्री होगी। सरकार खुले बाजार में ओपन मार्केट सेल के जरिए गेहूं बेचेगी ताकि सप्लाई की किल्लत ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गेहूं को लेकर दो महत्वपूर्ण खबर। एक तो सरकार ओपन मार्केट सेल के जरिए गेहूं बेचेगी और गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। मतलब एक तय सीमा से ज्यादा कारोबारी गेहूं का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। इस पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए और क्या अपडेट है इसमें? तो जिस तरह से देखा जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कीमतें बढ़ रही थी और सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद इसमें कोई कमी नहीं आ रही थी। लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए और सप्लाई का जो कंस्ट्रेंट है वो पूरा करने के लिए सरकार ने एक स्टॉक लिमिट लगा दी है। 30,000 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट है होलसेलर्स के लिए और रिटेलर्स के लिए 10,000 MT की स्टॉक लिमिट लगाई गई है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य मात्र इतना है कि इससे मार्केट में जो क्रंच है, जो आर्टिफिशियल क्रंच है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि सरकार का स्पष्ट कहना है कि इंपोर्ट में कोई कमी नहीं दिख रही है, मतलब मार्केट में जो प्रोक्योरमेंट है वो पूरा है। तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि बाजार में कीमतें बढ़ें। लिहाजा इसके पीछे दो ही मकसद दिख रहे हैं, या तो होर्डर्स जानबूझकर होर्डिंग कर रहे हैं या फिर कहीं से इसकी कालाबाजारी हो रही है। और ये दोनों ही चीजों को रोकने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है। इसके साथ साथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है जिसमें कि ओपन मार्केट सेल सिस्टम यानी कि OMS के जरिए गेहूं बाजार में रिलीज करेगी। ये FCI के जरिए ये गेहूं स्टॉक जो है मार्केट में रिलीज किया जाएगा और उसके लिए शायद 15 LMT का जो है फिलहाल तय किया गया है। उसके बाद आगे जिस तरह से होगा उसको आगे और बढ़ाया जाएगा और 28 जून से ये ऑप्शन जो है शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर अमरीश आप दे रहे हैं। देखिए, इस खबर को और तस्वीर हम साफ कर रहे हैं। जो अमरीश बता रहे हैं कि 15 लाख मीट्रिक टन फिलहाल सरकार ओपन मार्केट स्कीम के जरिए गेहूं बेचेगी। ठीक है अमरीश, प्राइस को लेकर थोड़ा सा डिटेल अगर आप बता पाएं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें दो प्राइस तय किए गए हैं। जो OMSS के तहत जो प्राइवेट प्लेयर के लिए तय किए गए हैं, जो ट्रेडर के लिए, वो 3100 रुपये है ना। और इसके अलावा एक प्राइस और तय किया गया है, दो प्राइस इनफैक्ट, एक तो 2150 रुपये प्रति क्विंटल का और एक 2125 रुपये प्रति क्विंटल का। ये किसके लिए है? फॉर FAQ। सरकारी जो प्रोक्योरमेंट है, सरकारी जो जहां क्रंच है उसको पूरा करने के लिए 2100 वाला रेट है। इसके अलावा बाजार में जो खुले बाजार में गेहूं बेचा जाएगा जो कि मिलर्स या फिर बाकी लोगों के खरीद के लिए है, उसका रेट सरकार ने तय किया 3100 रुपए का। ओह अच्छा, ये दो प्राइस तय किए गए हैं अलग अलग, प्राइवेट प्लेयर के लिए और दूसरी स्कीम के तहत जो बेची जाएगी। ये लेकिन बड़ी खबर अमरीश ये है कि स्टॉक लिमिट लगा देना इस वक्त। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये स्टॉक लिमिट जो लगाई गई है, क्या सरकार को इस बात का अंदेशा है या कोई इंटरनल इनपुट सरकार के पास ऐसा है कि गेहूं की होर्डिंग की जा रही है? देखिए, कोई अंदेशा नहीं। स्पष्ट तौर पे फूड सेक्रेटरी खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि होर्डिंग हो रही है, जानबूझकर स्टॉक दबाए जा रहे हैं और ये जानबूझ के दबाए हुए स्टॉक्स को बाजार में लाने की जरूरत है। लिहाजा इसको कर्व करने का एकमात्र ऑप्शन यही दिख रहा था कि स्टॉक लिमिट लगा दी जाए। अब सबसे ये कहा जाएगा कि वो पोर्टल के जरिए अपना स्टॉक जो है अपडेट करें। अगर उस स्टॉक लिमिट से ज्यादा है आपके पास तो उसको बाजार में जारी करें। साथ साथ जो ये स्टॉक लिमिट लगाई गई है उससे ज्यादा अपने पास रिस्टोर नहीं करें। इससे दोनों ही चीजें, एक पहला तो ये कि होर्डिंग पे थोड़ा कर्व लगेगा, दूसरा है कि बाजार में है सप्लाई का क्रंच जो है वो खत्म होगा और दोनों ही सूरतों में गेहूं के प्राइसेस जो बाजार में बढ़ते जा रहे थे लगातार, उनमें घटने का क्रम दिखेगा। तो सरकार का साफ कोई अंदेशा नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि ये होर्डर्स, बड़े जो सेलर्स हैं, वो होर्डिंग कर रहे हैं। मृत्युंजय, राइट। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है और सरकार ओपन मार्केट में गेहूं बेचेगी भी ताकि सप्लाई को लेकर कोई किल्लत नहीं हो। अमरीश आपको पूरी डिटेल जानकारी सबसे पहले जी बिजनेस पर हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और अमरीश ने यह खबर ब्रेक की है। अब इसका ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट होगा ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ अजय गोयल साहब जुड़ चुके हैं, गेहूं के कारोबारी हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए सर, क्या ग्राउंड पर सिचुएशन वाकई ऐसा बन गया था कि सरकार को स्टॉक लिमिट लगाना पड़ गया? नहीं सर, बात ये सच्ची है कि जो बाजारों में स्टॉक आ नहीं रहा था और जो शुरुआत में आया जो है अप्रैल में थोड़ा बहुत गेहूं बाजार में आया, उसके बाद मई में तो गेहूं गायब ही रह गया। इसकी वजह से सरकार ने जो एकदम ये स्टॉक लिमिट लगाई है, लेकिन ये स्टॉक लिमिट काफी लिबरल है। देखा जाए तो जो है ट्रेडर्स को 3000 टन और मिलर्स को 75% ऑफ देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अच्छा, पर ये मदद जरूर करेगा कि जो लोग हैं उसको स्टॉकिंग करने से बंद करके बल्कि माल रिलीज करने से जो है ध्यान देंगे बाजारों में। अच्छा, ये जो ओपन मार्केट सेल के जरिए सरकार बेच रही है गेहूं, इस पर क्या कमेंट है आपका?
देखिए मोस्ट वेलकम है, ऐसी स्कीम की बहुत जरूरत है बाजार को, क्योंकि सरकार के पास आज की तारीख में सबसे बड़ा भंडार है। आप समझ लीजिए 30-32 मिलियन टन का स्टॉक सरकार के पास है, वही जो है बाजार को काबू में लेके आ सकती है। और अगर वो थोड़ा थोड़ा माल बेचती रहे तो बाजार में सप्लाई आर्गुमेंट होती रहेगी। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया अजय गोयल जी आपका इस खबर पर रिएक्शन देने के लिए। और अमरीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करने के लिए। बीरेन जी आपका भी शुक्रिया, अनुज जी आपका भी शुक्रिया कमोडिटीज़ पर बात करने के लिए। इस खबर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी।